जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंटी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो भाई साहब, आज का ये जो वीडियो बेसिकली उन सभी बच्चों के लिए जो कल के डेट में 7 तारीख को झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, उसके लिए भाई साहब एक रामबाण वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। हाँ, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट कराऊंगा। और ये सभी कॉन्सेप्ट जो है इतिहास गवाह है कि प्रीवियस ईयर और ये प्रत्येक साल का मोस्ट फेवरेट ये सभी टॉपिक सब है। और इनको कर लो, मेरा बात मानो कि भाई साहब कैसो भी करोगे ना तो 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर तक आज की इस वीडियो से आपका उठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज की वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, 15, 20, 25 इस तरह के नंबर आज की इस वीडियो से आपका ही उठ जाएगा। समझे? सिर्फ आज की इस एक वीडियो से। क्योंकि भाई साहब ये सभी क्वेश्चंस तो नहीं, ये सभी कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं। ठीक है ना? तो भाई साहब सुनो ना मेरा बात कि ये सभी जो कॉन्सेप्ट है मैंने स्क्रीनशॉट मार के लाया हुआ है आपका एनसीईआरटी से। तो बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं कि सर मैं इतना सारा चीज़ कैसे याद करूंगा। टोटल 7 पेज का है, तुरंत मैं पार कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, मैं बस आपको जो जो चीज़ें बोलूँगा आपको बस वही चीज़ें याद रखनी है, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। समझे ना? क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को छाँट के टाइप करके लाऊँ या फिर लिख के लाऊँ। मेरे पास उतना समय नहीं था और कल ही आपका एग्जाम था, मुझे वीडियो जल्दी देना था इस कारण से। ठीक है, तो मैंने बस स्क्रीनशॉट मार लिया और आपके पास ले आया हुआ है। तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। मैं बस जो चीज़ बोलूँगा याद रखिएगा, उसको आपको गांठ बांध के याद रखना है। जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर दूंगा बस उसी पे ध्यान देना, बाकी चीज़ को गोली मार देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले एक अभिक्रिया से शुरू होता है हमारा आज का वीडियो। ठीक है, देखिए अभिक्रिया में आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप लोग जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 बनता है, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं और उष्मा निकलता है। तो 3-4 चीज़ें याद रख लीजिएगा बात। सबसे पहली बात कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा निकलता है। पहला बात तो समझ में आ गया। दूसरा बात यह कि इस अभिक्रिया में उष्मा निकल रहा है, यानी कि एक प्रकार का देखा जाए तो उष्मा छेपी अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा बात याद रख लीजिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग CaO को ही हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा बिना बुझा हुआ चूना है, ऑप्शन में रहेगा CaO, तो मार देना टनाक से। ठीक है, और एक बात कि CaOH का होल 2 को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये भी बात गांठ बांध के याद रखिएगा बात। इतनी चीजें याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने ये जो ऊपर में अभिक्रिया दिया देखा आपने, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ऊपर की अभिक्रिया से निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। भाई साहब ये वाला लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, फिर याद रख लीजिएगा कि दीवारों में सफेदी करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बिन बुझा हुआ चूना के विलयन का, CaOH के होल 2 का। याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ धीमी गति में अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेते हैं। सफेदी के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों में चमक आती है। सबसे पहली बात तो समझो, कैल्शियम जो आपके पास हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल 2, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप लोगों CaOH का होल 2 को जब दीवारों में जब पुताई कर देते हो, जब दिवाली का समय आता है तब आप लोग जानते हो कि घर में दादी इन लोग क्या करती है, चूना लेकर आती है, फिर जो भी पापा लेकर आते हैं उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खौलने लगता है। वो जो बोरा चूना लेकर आते हैं वो असल में CaOH का होल 2 नहीं होता, वो CaO होता है। उसको जब जल में डाला जाता है तो देखोगे आप लोग कि क्या बनता है, आपके पास CaOH का होल 2 बनता है और उष्मा निकलता है। क्योंकि देखोगे कि वो बर्तन बहुत ज़्यादा खौलने लगता है, तो उसमें उष्मा निकला ना, तो ये वाला अभिक्रिया उस टाइम पे होता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया होने के बाद जो वो विलयन मिलता है वो होता है CH का होल 2। अब हम लोग बात करते हैं CH के होल 2 पर। ठीक है, तो CH के होल 2 को जब हम लोग दीवारों पर पुताई कर देते हैं तब कुछ दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद क्या होता है कि वो CH का होल 2 वायुमंडल उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवारों में चमक आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब दीवार में पुताई करते हैं तो तुरंत चमक नहीं आती है, वो 1 से 2 दिन बाद चमक आती है। क्योंकि उसको अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में समय लगता है। यानी कि क्या समझ में आया कि ये एक धीमी अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और एक रोचक बात याद रख लीजिएगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल, संगमरमर भी बोलते हैं। याद रख लीजिए बात। और इसी को हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए एक प्रश्न नहीं है, टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि आज प्रश्न बोल बोल के आदत हो गया है। ठीक है, देखिए कुछ प्राकृतिक स्रोत जैसे कि सिरका भाई साहब, सिरका सबको खाया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, तो सिरका किस में पाया जाता है? सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नींबू में क्या? साइट्रिक अम्ल। और चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल। जितने भी डंक मिलेंगे, चींटी, बिच्छू, सांप, ये सभी में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। याद रख लीजिएगा बात। ठीक है, तो इसको तो जरूर गांठ बांध के
याद रख लीजिए इससे एक प्रश्न देना निश्चित ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख लीजिए एक प्रश्न यहाँ से आता है, यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखिए जो लिटमस विलियन होता है, जो ओरिजिनल जो लिटमस पत्र तो भाई साहब लिटमस विलियन से बनता है, तो जो लिटमस विलियन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, याद रख लीजिए बात। ठीक है, ये एक प्रकार का बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचन पेड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र को, याद रख लीजिए लिटमस लिक्विड को। ठीक है, यानी कि लिटमस विलियन का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है और ये थैलोफाइटा समूह के लीचन पेड़ से पाया जाता है। और इसका बैंगनी रंग तब होता है जब ये ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, याद रख लीजिए बात। ठीक है, और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, बहुत सारा और भी प्राकृतिक देखा जाए तो ये सब क्या एक प्रकार का सूचक ही है था ना, कि इंडिकेटर है कि ये अम्ल है कि क्षार है, उसको बताने के लिए हम लोग ये सब का उपयोग करते हैं लिटमस के विलियन का। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक प्रकार का इंडिकेटर ही तो हुआ ना। तो याद रख लीजिएगा कि सिर्फ लिटमस ही एक प्राकृतिक इंडिकेटर नहीं, हाँ लिटमस जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है, और सिर्फ लिटमस ही नहीं और भी सारा होता है, जैसे कि हल्दी हो गया जिसको टर्मरिक भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे और प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि हो जाएगा लाल पत्ता गोभी, हल्दी हो गया, हाइड्रीजिया हो गया, पिटूनिया हो गया। ठीक है, उसके बाद जेरानियम हो गया, ये सभी है, ये सभी भी क्या होते हैं कि ये सभी भी क्या होते हैं, सूचक होते हैं, अम्ल क्षार को प्रदर्शित करने के प्राकृतिक तरीके होते हैं सब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इसको अगर आप लोग याद रखो तो भी बड़ी अच्छी बात है, और नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, समझ लीजिएगा बेसिकली जो जठर रस होता है उसका रंग कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, पर यहाँ पे याद रखने वाला बात नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब बेसिकली ये रंग है कि देखिए जो शुद्ध जल होता है वो इस यहाँ पे होता है, इसका रंग कुछ ग्रीनिश हल्का ग्रीनिश टाइप का होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है वो कुछ उसका रंग नहीं, मैंने समझ लीजिए जठर रस का रंग लाल नहीं होता है भाई साहब, शुद्ध जल का रंग ये ग्रीन नहीं होता है, हल्का सा ब्लू नहीं होता है। असल में होता ये है कि जब लिटमस पत्र को आप लोग जब जैसे कि जठर रस में डालोगे, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उस लिटमस पत्र का रंग ना कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो लिटमस पत्र का रंग होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये सब जो यहाँ पे लिखा है वो सब का रंग नहीं है, समझे ना, कि भाई साहब नींबू के रस का रंग ऐसा नहीं होता है, सबको पता व्हाइट होता है। आपको याद रखने वाले तो यहाँ है कि जठर रस का pH वैल्यू जो होता है वो कितना होता है आपके पास, 1.2 होता है। नींबू के रस का 2.2 होता है। शुद्ध जल का काटा काटी आपके पास क्या होता है, 7 होता है, परंतु रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला होता है इसके पास MgOH का उल्टो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जिसको हम लोग एंटासिड की तरह उपयोग करते हैं, आगे आएगा। ठीक है, इसका pH वैल्यू यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, पर बहुत जगह पे 10.5 देता है। ठीक है, पर मैं बोलूँगा 10 ही मारिएगा। ठीक है, क्योंकि NCERT को मोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियन का pH मान कितना होता है, लगभग 14 होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, सबका pH मान से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आया हुआ है, इससे सभी क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, देखिए शुक्र ग्रह जो होता है ना, इसका जो वायुमंडल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का बना हुआ होता है, याद रख लीजिए बात। और इसका रंग जो होता है कुछ देखा जाए तो ये श्वेत और पीले रंग के बादलों से बना होता है शुक्र ग्रह, मतलब शुक्र ग्रह जो होता है उसमें श्वेत और पीले रंग का बादल पाया जाता है, जो किसका होता है, H2SO4 का आता है। ठीक है, याद रख लीजिए बात। अब देखिए याद रख लीजिएगा एक पौधा पाया जाता है जिसको नेटल के शाक पत्तियों को जंगलों में उपजता है। ये जो नेटल की शाक पत्तियाँ है, जो नेटल के जो पत्ते होते हैं, ये इसे जंगल में बेसिकली पाया जाता है। इसके पत्तियों में एक डंक नुमा संरचना होता है, यानी कि इसके पत्तियों में छोटे डंक जैसा बाल होता है। ठीक है, अगर ये बाल आपको छू जाए तो आपको दर्द होगा। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जिस प्रकार चींटी का डंक में, बिच्छू का डंक में पाया जाता है, उस प्रकार से इसके डंक में भी पाया जाता है। और इसका इलाज भी इसके आसपास में मौजूद होता है, जो कि एक डॉग का पौधा होता है। ठीक है, डॉग के पौधा के पत्ती को जहाँ पर नेटल का पौधा आपको छुआ है वहाँ जाकर रगड़ लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको आपको इतने याद रखना, इससे कुछ ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात कर लेते हैं, यानी कि NaOH का बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का जलीय विलयन, यानी कि इसको आपको एक्वस में लेना है, कि विद्युत प्रभाव करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सबसे पहली बात तो याद रख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना सकते हो आप लोग, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से। ठीक है, याद रख लीजिए बात, ये सब क्वेश्चन में आता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम लोग क्या करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको अभिक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात रहा क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि देख लो जब आप लोग सोडियम क्लोराइड को जल के उपस्थिति में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे NaOH बनता है। NaOH जो कि एक क्षार है और क्लोरीन जो कि एक क्लोरीन है, तो इसलिए क्लोरीन से क्लोर और क्षार NaOH क्षार, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया हुआ ना, क्योंकि इससे क्या बनता है, एक क्लोरीन बनता है और क्षार बनता है, इस कारण से इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी बोलते हैं।
इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो Cl2 बनता है ना, ये जो आपके पास Cl2 गैस बना, इसका उपयोग देखिएगा बेरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि बेरंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण के विलयन के विद्युत अपघटन में क्लोरीन का निर्माण होता है। अभी देखा आपने कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विघटन करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनता है, ठीक है। और इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। तो आप लोग याद रख लीजिए बात कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, ठीक है, के लिए क्या जाता है, ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि जिसमें जल मौजूद ना हो, एकदम सूखा सूखी हो, यानी कि CaOH का होल 2, ठीक है। पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। यानी कि सबसे पहले आप लोग ये वाला रिएक्शन कराओगे, इस रिएक्शन से जो क्लोरीन गैस बना, इस क्लोरीन गैस को आप लोग शुष्क बुझा हुआ चूना से प्रवाहित करोगे, तो लास्टली आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही आपके पास विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा, CaOCl2। क्वेश्चन पूछता है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बताइए, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रख लीजिए बात, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ अणु जल का भी बनता है, याद रख लीजिए बात। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके उपयोग के, कि भाई साहब विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। तो याद रख लीजिएगा कि वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्रियों में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ सफाई के विरंजक के लिए, यानी कि आपका कपड़ों के उद्योग में और आपका लकड़ियों के बहुत सारे उद्योगों में, इस प्रकार के उद्योगों में क्या इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, और इसका उपयोग एक उपचायक के उपयोग में ऑक्सीडाइजर के रूप में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पीने वाले जल के जीवाणुओं में से मुक्त करने के लिए, यानी कि गंदगी जहाँ पे है जल में, या फिर बोलो कि गंदे जल को साफ करने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग से भी क्वेश्चन बनता है, इस सब के उपयोग से, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा का, खाने वाला सोडा, जिसको घर में हम लोग मीठा सोडा भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। जो आप लोग देखते हो ना कि पाव रोटी, जो पकोड़ा होता है, जो चॉप होता है, जो आप लोग खाते हैं, उस सब को बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक है। याद रख लीजिए बात, खाने का सोडा का, मीठा सोडा का उपयोग करते हैं। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता पकाने के लिए भी किया जाता है। यानी कभी कभी इसका उपयोग देखोगे कि घर में मान लीजिए मटर सिझा रहे हो आप लोग, ठीक है, मम्मी मटर बना रही है, तो मटर क्या होता है कि कभी कभी सिझता नहीं सही से, तो उसके लिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा मम्मी क्या करते हैं, मीठा सोडा डाल देते हैं, तो वो सिझ जाता है, ठीक है। तो खाना को शीघ्रता पकाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यानी कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, याद रख लीजिएगा बात, ठीक है। और इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग मूल पदार्थ के रूप में किया था। इसको बनाने में पूछेगा कि बेकिंग सोडा को बनाने में मूल पदार्थ का या फिर कच्चे सामग्री का उपयोग होता है, और ऑप्शन में NaCl दे देगा, तो मार दीजिए, यहाँ पे Cl गलती लिखा है, C छोटा L होगा, ठीक है। तो NaCl का उपयोग किया था। जब आप लोग NaCl को जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे, तो फाइनली आपके पास अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, और लास्टली आपके पास बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही तो आपके पास बेकिंग सोडा है। तो इस सब का आप लोग प्रिपरेशन याद रख लीजिएगा। लीजिए, मेरे गाँव में कुछ बिकने आ गया, आप लोगों को खाना है क्या, देखते हो, पहले पढ़ लो, कल एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग। अब कुछ बेकिंग सोडा का उपयोग, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में थोड़ा मोड़ा देखा कि खाना को जल्दी पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पाव रोटी वगैरह होता है, वो सबको फुलाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर का उपयोग क्या होता है। सो देखिए, अगर आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को H+ यानी कि किसी अम्ल की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करो तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का असल में उपयोग किया जाता है किसके लिए, कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया, या फिर बोलो कि उस पाव रोटी या केक को क्या किया जाता है, फुलाया जाता है, ठीक है, और मुलायम और स्पंजी बनाया जाता है इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, ठीक है। याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक एंटासिड का एक संगठक है। मैंने बोला था कि MgOH का होल 2 ये एक एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि जब पेट में ज़्यादा अम्लता हो जाता है, ज़्यादा मतलब समझ लो कि जब आपका पेट में ज़्यादा गैसिडिटी बन जाता है, तब हम लोग MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी उपयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा हो कि कभी पेट में अगर आपका खट्टा डकार मारता है तो मम्मी बोलती है थोड़ा सा मीठा सोडा खा लो, ठीक है। तो वो क्या होता है, बेसिकली मीठा सोडा जो होता है, ये क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हमारा
पेट में अत्यधिक अम्ल निकलने के कारण हमारा पेट जब दर्द करता है या फिर खट्टा ढकार आता है तो क्या करता है, ये जो थोड़ा क्षार प्रकृति का होता है ना, ये मीठा सोडा, ये जाके उसको न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि अम्ल क्षार अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। याद रख लीजिए बात, अम्ल क्षार अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हम लोग एक एंटासिड के संघटक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, क्षारीय होने के कारण यह पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है, फिर पहुंच जो भी है। ठीक है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया था, हाँ, फायर एक्सटिंक्शन। ठीक है भाई साहब, कभी अगर आग लग जाता है हॉस्पिटल वगैरह में तो देखो कि उसके दीवारों में एक रेड कलर का एक बॉक्स, एक सिलेंडर जैसा टंगा होता है जिसमें CO2 वगैरह निकलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोडा अम्ल अग्निशामक। ठीक है, फायर एक्सटेंशन। बेसिकली उस सब में क्या होता है कि उस सब में हाईली क्या होता है कि बेसिकली एक रिएक्शन होता है, सीधे समझ लो, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझाता है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में भी हम लोग उपयोग करते हैं किसका, हम लोग बेकिंग सोडा का, खाने वाला सोडा का, मीठा सोडा का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा धोने वाला सोडा का बात कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2 होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट .10H2 होता है, जिसको हम लोग धोने का सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया था, और इसे भी हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से विरंजक चूर्ण वगैरह को प्राप्त किया था। ठीक है, वैसे विरंजक चूर्ण तो डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड से नहीं बनता है, परंतु सोडियम क्लोराइड के थ्रू से, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड के कारण ही जो Cl2 गैस निकलता है, इससे हम लोग विरंजक चूर्ण को बनाने में मदद करते हैं। जब हम लोग Cl2 को इससे प्रभावित करते हैं तो डायरेक्टली तो विरंजक चूर्ण नहीं बनता है, परंतु देखा जाए तो जितने भी सॉल्ट होते हैं कहीं ना कहीं Cl2 से जुड़ा होता है। ठीक है, परंतु ये जो होता है बेकिंग सोडा, ये डायरेक्टली Cl2 सोडियम क्लोराइड से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धोने का सोडा, ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो धोने के सोडे के बारे में सब कुछ समझ में आ गया कि उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है पता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद रख लीजिएगा बात। ठीक है, और भाई साहब ये थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, याद रख लीजिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो समझ लो कि सोडियम कार्बोनेट को अगर आप लोग 10H2 अगर उसमें जल ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। यही चीज़ लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडा प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को अगर क्रिस्टलीकरण करोगे, उसमें जल ऐड कर दोगे तो क्या बनता है आपका, धोने का सोडा बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट कैसा बनता है, कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से। ठीक है, याद रख लीजिए बात। अब चलो कुछ उपयोग जान लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में होता है, याद रख लीजिए बात। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है, इसको तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक बात इसको भी नोट कर लीजिएगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि धोने के सोडा का। अब यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग POP भी बोलते हैं। ठीक है, पॉप। ठीक है, याद रख लीजिए बात, POP भी बोलते हैं। याद रख लीजिएगा, जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू का हाफ H2O, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। देखिए, जो जिप्सम होता है आपका, जिप्सम का फॉर्मूला सेम होता है, मैंने बार बार चिक के बोला है कि CaSO4 इंटू का 2H2 अगर रहा तो ये जिप्सम, लेकिन इस 2 के जगह पे अगर हाफ H2 अगर रहा तो आपके पास हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4 इंटू 2H2O को अगर आप लोग 373 केल्विन में, यानी कि CaSO4 इंटू का 2H2O को अगर आप लोग 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदला जाता है, बस उसको 273 से घटा दो तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलो, या फिर 373 केल्विन के टेम्परेचर पर अगर इसको गर्म किया जाए तो क्या बन जाता है आपके पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बन जाता है, पॉप, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O बन जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, और इसे याद रख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डॉक्टर जो होते हैं वो टूटी हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने के लिए उपयोग करते हैं, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पॉप का। ठीक है, अच्छा, और एक चीज रोचक चीज याद रख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है ना, जब जिप्सम को आप लोग 373 केल्विन में गर्म करोगे तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। परंतु अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप लोग जल डाल दोगे ना तो फिर देखना कि वापस से वो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, तो ये सब रिवर्सिबल है, जिप्सम से आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हो 373 केल्विन में गर्म कर पर, और आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप लोग पानी डालकर उसको वापस से जिप्सम बना सकते हो। तो वही चीज लिखा है कि देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप लोग जल ऐड कर दोगे, इसका क्रिस्टलाइजेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखा जाए तो आपके पास वापस से जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ pH वैल्यू का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलिए
कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, देख लो। हमारा जो दांत होता है, सबसे पहले समझो कि हमारा जो पेट होता है वो HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादित करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, ठीक है, याद रख लीजिए बात, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि हमारा पेट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। यानी कोई मान लो कि आपका यहाँ पे कुछ पार्टी है, ठीक है, आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, रात को जाके पार्टी में पूरा चाड़ के खा लिया एकदम। आपका कैपेसिटी है 2 रोटी का, लेकिन आपने खा लिया 6 रोटी। अब 2 रोटी तो पच रहा है, लेकिन 4 रोटी आपका दिक्कत कर रहा है पचने में। तो यानी कि आपका शरीर में क्या हो कि अपच हो गया। और इस अपच की उपस्थिति में क्या करता है कि पचाने के लिए खाना को क्या करता है कि हमारा दिमाग पेट को सिग्नल देता है कि ज़्यादा HCl रिलीज करो। तो ज़्यादा HCl जैसे रिलीज करता है क्या होता है, हमारा शरीर में उधर दर्द करने लगता है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाता है, हमारा एसिड हो जाता है पेट में। अब इस एसिड को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड्स का उपयोग करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। और एंटासिड्स कौन सा होता है, वही आपका खाने का सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, या फिर हम लोग वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बन मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, MgOH का होल 2 बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे याद रख लीजिएगा। देखिए यह एंटासिड अम्ल की अत्यधिक मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। इसलिए देख लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा पेट का अम्लता थोड़ा शांत हो, ठीक है। बड़ी चीज़ याद रख लीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही, यानी कि MgOH का होल 2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ pH वैल्यू दांत के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा हमारा मुंह का जो pH वैल्यू होता है वो अगर 5.5, बहुत जगह पे 5.6 लिखा होता है, तो 5.5 से अगर कम हो जाए ना तो हमारा दांत क्या होता है, वो सड़ने लगता है। याद रख लीजिएगा बात, ठीक है। अच्छा, और याद रख लीजिएगा हमारा दांत का जो इनेमल होता है, जो कि देखा जाए तो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है, जिसको लोग दंत वल्ल बोलते हैं, ठीक है। ये किसका बना होता है, ये होता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, बहुत लंबा नाम है, जो कि होता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्स एक्सीपेटाइट जो होता है आपके पास, ये बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जल ऐड होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और मैंने देखा जाए तो इनेमल का मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का भी मैंने फॉर्मूला आपको करवाया था, ठीक है, क्रिस्टलीय रूप का। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये क्या होता है कि जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है, यही जो दांत की इनेमल है शरीर का सबसे कठोर भाग है, ठीक है। और जब हमारा मुंह का pH मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे दांत संचालित होने लगता है। भी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, हमारा दांत सड़ने लगता है, ठीक है। और इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। और दंतमंजन का या फिर बोलो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट का मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, और इससे क्या पता चला कि टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तभी ना हमारा मुंह का अम्ल को वो न्यूट्रल कर पाएगा और हमारा दांत बच पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से देखो, नया नहीं, सब आप थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ये देखो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो क्या, उसमें क्या पाया जाता है, आपको पता है कि मैथोनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और भाई साहब यही चीज़ लिखा कि जब डंक मारता है तो उसमें जलन का अनुभव होता है, ठीक है। और डंक मारने पर अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल अम्ल का उपयोग आराम मिलता है। यानी मान लो कहीं पे आपको मान लीजिए चींटी काटा, आपको जलन हो रही है, या फिर मान लो कि बिच्छू काट लिया, या मान लो कि आपको जैसे कि हम लोग के यहाँ पे ततैया बोलते हैं, तुमली बोलते हैं, ठीक है, या फिर मान लो मधुमक्खी ने काट लिया, तो वहाँ पे जैसे बेकिंग सोडा जैसा अगर दुर्बल क्षार को रगड़ोगे तो बहुत हद तक आराम हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से नेटल का डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रख लीजिएगा, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या बोलते हैं हम लोग, तन्यता बोलते हैं। यानी धातु को अगर आप लोग तार के रूप में बदल पा रहे हैं तो वो कौन सा गुण है धातु का, तन्यता वाला गुण है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। जिस प्रकार से चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, उस प्रकार से सोना जो होता है सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक अधातुवर्धित धातु होती है, ठीक है। और भाई साहब याद रख लीजिएगा कि एक आश्चर्यजनक बात है कि 1 ग्राम सोना को आप लोग 2 किलोमीटर तक लंबा तक खींच सकते हो। तो आप ही सोचो ना, 1 किलोग्राम सोना कितना ही होता है, थोड़ा सा तो होता ही है, परंतु उसको हम लोग 1 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, ठीक है। और चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो हमारे घर में वायरिंग का जो तार होता है वो उसमें एक कोटिंग होता है जिसको हम लोग PVC बोलते हैं। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है आपके पास, पॉलीवाइलिन क्लोराइड। इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर मारा हुआ है कि PVC का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये जो होता है और कई बार तो रबड़ का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, कि तार के ऊपर रबड़ का कोटिंग कर दिया जाता है। परंतु अगर PVC का अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रख लीजिएगा पॉलीवाइलिन क्लोराइड, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपके पास कार्बन, सल्फर और आयोडीन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुएं के कुछ उदाहरण है। ये सब क्या है, कुछ अधातु है। अधातु को कुछ उदाहरण आपको याद रख लीजिएगा। अब मेन असल में बात ये है कि मैंने इसको स्क्रीनशॉट इसलिए मारा क्योंकि देख लो यहाँ पे लिखा है कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन अधातु होने के बावजूद भी, ठीक है, मैंने अधातु होने के बाद भी, ठीक है। अधातु याद रख लीजिएगा, अधातु गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, परंतु धातु मुख्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। परंतु जो आपका कुछ कुछ है अपवाद, जैसे कि यहाँ पे आगे आएगा, आप लोग देखोगे, देख लीजिए, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी कि मरकरी जो है वो आपका, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, Hg जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही क्या होता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु होने के बावजूद भी। ठीक है, जबकि धातु का गुण होता है कि वो ठोस होता है, कठोर होता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि देखिए जो आपका गैलियम और सीजियम होता है इनका भी गलनांक बहुत ही कम होता है। यानी कि ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो वो आपका ठोस अवस्था में ही होता है, परंतु जैसे उसको आप लोग हथेली पे लोगे, हमारा हथेली का तापमान कितना होता है, बहुत ही कम होता है ना। तो बस उतना ही कम अगर आपको तापमान उसको दोगे ना, जिस प्रकार से घी को अगर आप लोग थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो वो पिघल जाता है, उस प्रकार से गैलियम और सीजियम भी क्या होता है कि बहुत जल्दी पिघल जाता है। इन्हें हथेली पर रखने पर ये दोनों धातुएं पिघलने लगती है। ठीक है, याद रख लीजिए बात। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और मान लीजिए आपका मरकरी, पारा या Hg ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो गैलियम और सीजियम में से कोई होगा उसको मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देख लीजिएगा, आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी चमकीला होता है। जिस प्रकार से आयोडीन, उस प्रकार से हीरा भी अधातु होने के बावजूद क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, अब चलिए कार्बन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए कार्बन ऐसी अधातु है, सबसे पहली बात तो कार्बन एक अधातु है, याद रख लीजिए बात, जो कि विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, और इन्हीं प्रत्येक रूप को क्या बोलते हैं, कार्बन का अपरूप बोलते हैं। और कार्बन के देखा जाए तो दो मुख्य अपरूप है, जैसे कि एक हीरा हो गया और एक ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, और दोनों का दोनों ही बहुत ही खतरनाक है। अगर ग्रेफाइट की मैं बात करूँ तो वो अधातु होने के बावजूद भी क्या होता है कि भाई साहब वो विद्युत का चालन करता है, परंतु हीरा जो है ये अभी तक का बोला जाए तो हमारा प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा ही है, याद रख लीजिए बात। और सबसे कठोर होने के कारण ही क्या होता है कि इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही ग्रेफाइट वाला बात लिखा है, ग्रेफाइट क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अच्छा, क्षारीय धातु, सबसे पहली बात तो समझ में आ गया कि धातु क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, और अधातु अम्लीय प्रकृति। क्यों? क्योंकि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि धातु जो होता है, धातु ऑक्साइड, वो किस प्रकृति का होता है, तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो अधातु ऑक्साइड वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जैसे हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतनी मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो ये तीनों का तीनों धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन में अगर लिथियम ने दिया होगा तो सोडियम दिया होगा, या तो फिर पोटेशियम, तीनों में से कोई ना कोई रहेगा। अगर क्वेश्चन आया कि कौन सी धातु जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हो, तो इन तीनों में से किसी को मार दीजिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपका अम्ल और क्षार दोनों ही गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बोलूँ तो देख लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं कि आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए बात। चले आगे बढ़ते हैं। यानी कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों प्रकृति को शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो हो गया आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, और जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। ठीक है, याद रख लीजिए बात। अब देखिए एक यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। ठीक है, इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षा किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनो सल्फ्यूरिक अम्ल में इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। सबसे पहले यहाँ तक तो समझ लो, देख लो, एनोडीकरण बेसिकली सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम पर देखा जाए तो उसका ऑक्साइड का परत चढ़ाना ही एनोडीकरण होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए कि एल्यूमिनियम को उस पर एक धातु की परत चढ़ाना, या फिर बोलो कि एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की परत चढ़ाना कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत है, तो एनोडीकरण। ठीक है, याद रख लीजिए बात। बेसिकली क्या होता है देख लीजिए, धातु अगर थोड़ा सा संक्षारित हो जाए ना, जैसे कि एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ मैं एल्यूमिनियम की अगर बात कर रहा हूँ,
एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब हो गया। इस सब में अगर थोड़ा सा अगर ऑक्साइड की परत जम जाए ना तो ये और ख़राब नहीं होने खोजता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि भाई साहब ये तो अच्छी बात है, तो क्या करता है एनोडीकरण के द्वारा एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की और थोड़ा सा और मोटा परत जमा देता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो संक्षारण से बच जाते हैं और बहुत लंबे समय तक टिक जाता है, और यही एनोडीकरण होता है, ठीक है। और एनोडीकरण में मुख्यतः H2SO4 अम्ल का उपयोग किया जाता है, याद रख लीजिए बात, ठीक है, जो कि एक विद्युत अपघटन होता है, ठीक है ना। और बाकी चीज़ यहाँ पे जानने लायक मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ पे फिलहाल कुछ है, सो बाकी इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्वारेजिया जिसको हम लोग अम्लराज भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अम्लराज एक्वारेजिया को बोलते हैं कि HCl को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। देखिए 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी कि हो गया आपके पास HNO3 का क्या होता है, मिश्रण होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 लीटर एक्वारेजिया है तो उसमें से जो आपके 10 लीटर लेना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, काम करते हैं 4 लीटर ले लेते हैं। 4 लीटर अगर आपके पास एक्वारेजिया है तो उसमें से 3 लीटर आपके पास HCl होगा और 1 लीटर किसका होगा, आपका नाइट्रिक अम्ल का होगा, HNO3 का होगा। तभी दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है, अम्लराज बनता है। अम्लराज बोलना ठीक है, जो भी एक्वारेजिया बनता है, ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि अम्लराज जो है HCl को बोला जाता है कि शायद एक्वारेजिया को ही बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके पास कि एक्वारेजिया किससे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपके पास नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के मिश्रण से बनता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का कितना अनुपात होता है एक्वारेजिया में, तो 3:1। परंतु अगर पूछेगा कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना अनुपात होता है, तो याद रख लीजिएगा 1:3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा नाइट्रिक अम्ल तो 1 है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो 3 है, तो वो चीज़ याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से बदलते रहता है, ठीक है। अगर आपका पूछे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल तो 3:1, परंतु अगर पूछ दे नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो 1:3, ठीक है। और इसका उपयोग बेसिकली क्या जाता है पता है, जो आपका जैसे कि कुछ ऐसे धातु जैसे कि प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब धातु क्या जाता है, पिघलाने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही सांद्र होता है, इतना सांद्र, इतना खतरनाक होता है ना, HCl से भी खतरनाक होता है। सबसे प्रबल अम्ल हम लोग फिलहाल HCl को मानते हैं, उसके बाद H2SO4 होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपके पास HNO3 होता है, तो यहाँ पे HCl से भी ये खतरनाक होता है। और सबसे खतरनाक अगर क्षार की बात करूँ तो NaOH होता है, याद रख लीजिएगा बात, ठीक है, जिसका pH वैल्यू 14 होता है, फिर मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। तो ये क्या कहता है, एक्वारेजिया का उपयोग, ये भवकता द्रव्य है, यानी कि ये हर समय उबलता रहता है, ठीक है। ये अपने आप में इतना ये कैपेबल है कि हर चीज़ को पिघला सकता है, ये हर समय उबलता रहता है, ठीक है, ठीक है। ये गोल्ड एवं प्लेटिनियम को पिघलाने में समर्थ रखता है, क्योंकि गोल्ड प्लेटिनियम किसी से अभिक्रिया नहीं करता, उसको अम्ल में डालो, कहीं भी डालो, नॉर्मल अम्ल में, तो वो रिएक्ट नहीं करता है। परंतु एक्वारेजिया ये बेसिकली एक अम्ल होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल, इसको प्रबल अम्ल, ये मिक्सर अम्ल है, क्योंकि इसमें HCl और नाइट्रिक अम्ल मिला हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों को भी पिघला सकता है, किसको, इसको, गोल्ड और प्लेटिनम को। अब ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे भी याद रख लो आप लोग, ट्रिक जो भी लगाना चाहो, ठीक है। तो ये ट्रिक है, सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, फिर गोल्ड, ये सब होता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, परंतु कोई बात नहीं, ये सभी को भाई साहब जितना टाइम भले ज़्यादा लग रहा है पर इससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा आयनिक यौगिक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस एवं कठोर होते हैं। यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, ठोस और कठोर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर में धनायन और ऋणायन पाया जाता है, ठीक है। ये सामान्यतः क्या होता है, भंगुर होते हैं, यानी कि दाब डालने पर ये टूट जाता है आयनिक यौगिक, याद रख लीजिए बात, ठीक है। भले कठोर होते हैं परंतु ये टूट जाते हैं। जैसे कि स्टील अगर आप लोग देखोगे तो स्टील को अगर ऐसे बैंड जल्दी से नहीं होता है, ठीक है, जो पूरा एकदम पूरा हार्ड स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता है, जो घर में सुई वगैरह होता है ना, जिससे हम लोग धागा पिरोते हैं, या फिर बोलो कि कोई कपड़ा वपड़ा फटता है तो सीते हैं, वो वाला देखिएगा, वो बैंड नहीं होगा, लेकिन जैसे आप लोग मोड़ोगे ना फट करके टूट जाता है वो, समझे, तो उसी प्रकार का समझ लो, ठीक है। अच्छा, गलनांक एवं क्वथनांक की बात करो तो आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही अधिक उच्च होता है, क्योंकि इसके कणुओं के बीच में अंतर आणविक बल बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक कारण से, ठीक है। तो इन्हीं अंतर आणविक बल को तोड़ने के लिए इसको अधिक ऊर्जा दी जाती है, इस कारण से इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अच्छा, आयनिक यौगिक की घुलनशीलता की आखिर किसमें घुलता है, तो विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि में विलायकों में अविलय होते हैं। यानी कि जो आपके पास आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में तो घुल जाते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक यानी कि जो होते हैं, जो पोलर सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या फिर बोलो कि पोलर लिक्विड बोलो, जो भी बोलना, ठीक है। तो वो जल में तो घुलनशील होता है, यानी कि ये जो जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में घुलते हैं, परंतु जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, हाइड्रोकार्बन जो हो गए, ठीक है, जो आपका नॉन पोलर होता है उसमें नहीं घुलता है, क्योंकि पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। इससे क्या पता चला कि जल भी एक पोलर यौगिक है, याद रख लीजिए बात, जल भी एक आयनिक यौगिक है, ठीक है, क्योंकि आयनिक यौगिक जल में घुलता है, तो जाहिर सी बात है कि जल भी आयनिक यौगिक होता है ना, क्योंकि आयनिक यौगिक आपस में घुलता है, ठीक है। अच्छा, बाकी रहा केरोसिन और पेट्रोल, ये सब अनायनिक यौगिक है, यानी कि ये आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है, याद रख लीजिए बात।
अच्छा याद रख लीजिएगा, जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब ऐसा बहुत ही ज़्यादा नर्म है तो उसको आप लोग एक शेप में ढाल ही नहीं सकते, गला में रखोगे फट से टूट जाएगा वो, ठीक है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा अशुद्ध बनाया जाता है। इसलिए भारत में अधिकांशतः 22 कैरेट का शुद्ध सोना माना जाता है। अगर बोला गया ना कि मेरा आभूषण शुद्ध सोना का, तो समझ लो कि शुद्ध नहीं है, वो 22 कैरेट का है, ठीक है, क्योंकि शुद्ध सोना होगा तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत नरम होता है, ठीक है, जिसमें से 2 भाग तांबा और चांदी मिलाया जाता है। यानी कि शुद्ध सोना में क्या मिलाया जाता है, मतलब शुद्ध सोना बोलो, यानी कि सोना को 22 कैरेट का बनाने के लिए उसमें यूं ही जो मन सो नहीं मिला सकते हैं, उसमें या तो तांबा मिलाया जाता है या तो चांदी मिलाया जाता है, ठीक है, याद रख लीजिए बात। अच्छा, थोड़ा अमलगम के बारे में जान लेते हैं। अगर मान लो कोई आपके पास एक मिश्र धातु है, ठीक है, जिसमें अगर एक पारद है, यानी कि उसमें से कोई एक पारा है, Hg है, मरकरी है, तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा कि देख लीजिएगा, जो आपके पास मिश्र धातु होती है उसका जो विद्युत चालकता होता है और गलनांक जो होता है वो कम होता है, और गलनांक कम होने के कारण समझ लो ये बात कि मिश्र धातु जो होता है उसका क्या होता है कि भाई साहब उसका जो क्वथनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाए, और कुछ कुछ मिश्र धातु तो ऐसे होते हैं जिनका भाई साहब वो जल्दी से जलता ही नहीं। जैसे कि हम लोग विद्युत बल्ब में जो उपयोग करते हैं, जो टंगस्टन का उपयोग करते हैं, विद्युत बल्ब में किस जो फिलामेंट बनाता हो किसका उपयोग, किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, याद रख लीजिए बात, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वैसे वो टंगस्टन जल्दी से पिघलता ही नहीं है, समझे ना, वो जल्दी से संचारित होता ही नहीं है क्योंकि वो मिश्र धातु का बना है, समझे ना, तो मिश्र धातु का उपयोग इसलिए भी होता है, ठीक है। जैसे कुछ याद रख लीजिएगा, जैसे कि अगर मैं पीतल की बात करूँ तो पीतल में कॉपर और जिंक होता है, ठीक है, पीतल में जनरली पीतल और जिंक मतलब कॉपर और जिंक यानी कि तांबा और जिंक का मिश्रण को ही पीतल बोलते हैं। ताम्र और टीन यानी कॉपर और टीन का अगर मिश्रण करेंगे उसको हम लोग कांसा बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सीसा और टीन का मिश्रण बोले अगर हम लोग, यानी कि पीबी और एसएन का बात करें तो वो सोल्डर बनाता है, ठीक है। और सोल्डर का जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है, जिस कारण से इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है, विद्युत तारों को परस्पर जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है विद्युत तारों को परस्पर जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, दे देगा ऑप्शन में सीसा और टीन तो मार दीजिएगा, या फिर ऑप्शन में डायरेक्टली सोल्डर लिख देगा, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। बाकी याद रख लीजिएगा कि कांसा किसका होता है, कॉपर और सन का, यानी कि बोलो में तांबा और टीन का, और जो आपके पास यहाँ पीतल होता है वो किसका होता है, कॉपर और जिंक का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे क्या बढ़ेंगे, यहाँ तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, तो देखो तुरंत पार हो गया ना, भले हम लोग को 30 मिनट का करीबन 35 मिनट लग गया। तो भाई साहब आज के इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, और इसी से क्वेश्चन आएगा। मैं बात बता रहा हूँ, सुनो मेरा बात, कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बनेगा, टेंशन लेना आपको, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। अरे भाई साहब जाने से पहले एक बात बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और भाई साहब साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, ये तो झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम का मैंने बताया। अब आपका जैसे झारखंड पॉलिटेक्निक आज कल के डेट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं यूपी पॉलिटेक्निक फिर बिहार पॉलिटेक्निक को भी कवर करूंगा, टेंशन लेना, सब कुछ कवर होगा आपका प्रीतम अकेडमी में, ठीक है, ठीक है। तो फिर से बोल देता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।